हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। यह हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 13 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। सो फर्स्ट इज एनएचआरसी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट इज अलमट्टी डैम। थर्ड इज यूनिसेफ। देन फोर्थ इज सतलज यमुना लिंक कनाल। नेक्स्ट इज एचआईवी बिल। Then after that NGT, that is National Green Tribunal. Then 8 is Election Commission of India. Then second last is Ease of Doing Business Ranking and last is ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से पहले हमारे करके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि महात्मा फुले जी ने 1873 में कौन सी समाज की जो उनका स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर है सत्यशोधक समाज। और सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि ज्योग्राफिकल फीचर्स और रीजन को हमें मैच करना था। तो देखिए इसका जो आंसर था वो करेक्ट आंसर ये था, एटलस माउंटेन्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। ठीक है, ये एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। बाकी देखिए अभी ये हमने जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है उनका रीजन जो है वो करेक्ट कर दिया है। तो फर्स्ट इज एबिसिनियन प्लेटू, ये कहाँ पे, तो इथियोपिया अफ्रीका में। नेक्स्ट इज जियाना हाईलैंड्स, वो कहाँ पे, तो साउथ अमेरिकन प्लेट। एंड लास्ट इज ओकावांगो बेसिन, ये कहाँ पे, तो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में। हमने ये आपको कल बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इसलिए हमने बाकी भी जो रीजन है वो भी करेक्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हमें एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि जो एनएचआरसी की एक कंडीशन है कि इनके जो चेयरपर्सन है वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ऐसी फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है कि एनएचआरसी जो है वो एक ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी है। और थर्ड क्या है कि एनएचआरसी खुद से मतलब सुयोमोटो एक्शन नहीं ले सकता, इसको डिटेल कंप्लेंट्स देनी चाहिए किसी ने, तो ही एनएचआरसी जो है वो काम उसका मतलब एक्शन कुछ ले सकता है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं, रिटायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप तो समझ सकते हैं कि मतलब ये लॉजिकली भी आप बता सकते थे कि अगर करंट जो चीफ जस्टिस है उनको ही एनएचआरसी का भी काम सौंपा जाए तो क्या होगा कि हमारे पहले से ही जो सुप्रीम कोर्ट की मतलब केसेस की पेंडेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है वो एनएचआरसी का भी काम करने लग गए, तो हमारे पेंडेंसी जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज ये ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी, ये बात सही है। और थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यह ऐसी कोई बात नहीं है कि एनएचआरसी सुओमोटो एक्शन नहीं ले सकता। एनएचआरसी सुओमोटो एक्शन मतलब खुद से भी किसी ह्यूमन राइट वायोलेशन के केस में एक्शन ले सकता है, उसको डिटेल कंप्लेंट ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सो 1 और 3 जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर है बी, दैट इज 1 और 3 इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन सॉरी इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जी हमने कहा था कि एनएचआरसी ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी है, ये स्टार्ट कर दी गई थी 1993 में। और इसका मेन काम क्या है, तो इसको प्रोटेक्शन और प्रमोशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट नहीं, ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट का स्कोप जो है वो फंडामेंटल राइट से बहुत ही ज़्यादा वाइड है, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या कवर होता है। सबसे पहले तो राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ एम्बेडेड इन इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट। मतलब देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और साथ ही साथ जो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्वेनेंट है उनमें जो कुछ भी राइट जो है वो बताए गए हैं, उनके सुरक्षा का काम एनएचआरसी करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले तो चेयरपर्सन होते हैं जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होनी चाहिए। इसके साथ एक मेंबर होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस नहीं, जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। और एक मेंबर होते हैं जो चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के, मतलब ये 3 मेंबर हो गए। उसके साथ 2 मेंबर होते हैं जो मतलब इस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट के बारे में इनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऐसे 2 लोग होते हैं। और इनके साथ ही साथ एडिशन चेयरपर्सन के साथ इनको 4 नेशनल कमीशन जो है मतलब माइनॉरिटीज, एससी और एसटी की जो कमीशन है उसके, और विमेन के कमीशन है, इनके मिलके 4 ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये हमने कहा था की नहीं कहा नहीं था, सॉरी मतलब ये गलती से हो गया कि जो सिटिंग जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इनके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसल्टेशन चाहिए होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनको अगर मेंबर बनाना है तो हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का, हमारे सीजीआई का कंसल्टेशन चाहिए होता है एनएचआरसी को मेंबर बनाने के लिए। ये थोड़ा सा मैंने अभी गलत बता दिया था पहले, तो ये ठीक कर लीजिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अलमट्टी डैम जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए पेन्ना रिवर आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर कर्नाटका, मूसी रिवर आंध्र प्रदेश एंड लास्ट इज पेन्नार रिवर कर्नाटका। ठीक है, तो अलमट्टी डैम जो है उसका आंसर है बी, दैट इज ये कृष्णा रिवर पे है और कर्नाटका में है। देखिए ये है एक्चुअली इसकी कृष्णा रिवर
अलमट्टी डैम की कंडीशन जो ये मतलब जब इसमें पानी होता है, लेकिन ये अभी न्यूज़ में क्यों है तो देखिए इसका जो वाटर लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और ये इतनी मतलब इतना पूरा ये बैरन आइलैंड बैरन लैंड जैसे हो गया है। तो ये मतलब काइंड ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस है यहाँ पे। तो देखिए ये हुआ क्यों है, तो अभी यहाँ पे कर्नाटका में ना बहुत ही ज़्यादा समर की वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन हो गया है, और उस वजह से ये पानी अभी पूरा ख़त्म होने की कगार पे है। तो जो कुछ भी पानी बचा है तो ये अभी कर्नाटका गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ पीने के लिए इसका पानी यूज़ किया जाए। और बाकी जो इसके बारे में देख लेते हैं। अलमट्टी डैम इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन कृष्णा रिवर इन नॉर्थ कर्नाटका इंडिया विच हैज़ कंप्लीटेड इन जून 2005। मतलब जून 2005 से ये मतलब हमें पानी जो है कर्नाटका के लोगों को ये पानी सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यूनिसेफ के बारे में हमें इसमें सही क्या है ये बताना है। तो देखिए यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ प्रोग्राम emphasizes developing community level services to promote the health and well-being of children। मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग के लिए काम करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म बताया गया है, वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड emergency food and healthcare to children in the countries that had been devastated by World War One। मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो भी एरिया था जहाँ के मतलब बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी और उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, इन्हें खाना प्रोवाइड करने के लिए ये यूनिसेफ जो था ये बनाया गया था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बात तो सही है कि ये बच्चों के लिए काम करता है, लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद नहीं, वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। हमें ट्रू पूछा है तो आंसर है ए वन ओनली। तो इसके बारे में भी एक कुछ छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें करना क्या, यूनिसेफ के बारे में न्यूज़ थी। तो न्यूज़ मतलब न्यूज़ और क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे मतलब रिलेशन नहीं है, हम देख लेते क्या न्यूज़ थी। टू मेक हाई क्वालिटी मेडिसिन रीच डोर स्टेप ऑफ द नीडी अफोर्डेबल प्राइजेस गवर्नमेंट प्लान्स टू रिक्रूट एजेंट। मतलब जो हमारे ऐसे एरिया जो है जहाँ पे आप जानते हैं कि ओडिशा वगैरह यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, तो इन्हें ना जो मेडिसिन है वो अच्छे वाले मेडिसिन, हाई कॉस्ट के मेडिसिन और अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड हो सके, इसलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कोई एजेंट जो है वो रिक्रूट कर दिए जाए, जो है ना मतलब क्या करेंगे किसके तहत, तो इसके लिए एक योजना बनाने जा रहे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इज प्लान टू रिक्रूट एजेंट हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग देम विथ मेडिकल स्टोर्स। मतलब ये जो है वो मेडिकल स्टोर्स में इनके जो बच्चे होंगे उनके पास वाले मेडिकल स्टोर्स में ये जो मेडिसिन होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये मतलब क्यों न्यूज़ हमने ये क्वेश्चन क्यों फॉर्म किया, तो देखिए इसी न्यूज़ में बताया गया था कि मीनवाइल इंडिया हैज स्टॉप द ग्लोबल सोर्स ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन सप्लाईज टू द यूनिसेफ। मतलब देखिए कि हम यूनिसेफ को तो सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाले बन गए देश, यूनिसेफ को सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मेडिकल सप्लाई करने वाले देश तो हम बन गए, लेकिन हमारे ही देश में सिचुएशन ऐसी है कि हमारे ही देश के कुछ लोगों के लिए मेडिसिन अवेलेबल हो नहीं रहे। तो इसी वजह से ये अभी हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ ने 1965 में नोबेल प्राइज जीता था, और हमने बताया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। साथ ही साथ ये काम क्या करता है, यूनिसेफ इज हैविंग सप्लाई डिवीजन विच सर्व्स एज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इसेंशियल आइटम्स एज वैक्सीन्स। नेक्स्ट इज ART जो मेडिसिन होती है फॉर HIV, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स ऑल्सो। ठीक है, माँ की हालत भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि माँ की हालत अच्छी रहेगी तो ही जो उनके बच्चे उनकी हालत अच्छी रहेगी। और जो 1946 में ये बनाया गया था 1946 में, तब इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और बाद में इसका नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ऐसा चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ये हमने विकीपीडिया से ही लिया था। देखिए यूनिसेफ है, ये 1946 में बनाया गया था। इसका जो मतलब ये फंड है टाइप, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देखिए दो जगहों पे, पता नहीं ऐसे क्यों है, मतलब एक ही जगह पे होना चाहिए हेडक्वार्टर है तो, लेकिन हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी और जिनेवा है, ऐसी दोनों जगह पे बताया गया है। ठीक है, सो और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, तो ऑब्वियस है ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सतलज यमुना लिंक कनाल डिफाइंस द रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन स्टेट ऑफ डैश एंड डैश। तो कौन से दो स्टेट्स के बीच ये सतलज यमुना लिंक कनाल बनाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट इज पंजाब एंड हरियाणा, थर्ड इज जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा, एंड लास्ट इज हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा के बीच में ये सतलज यमुना लिंक कनाल बनाया जा रहा है। और
इसके बारे में एक न्यूज़ थी कि मतलब हुआ क्या था कि सबसे पहले जब पंजाब बनाया गया था, मतलब स्टेट बनाया गया था 1966 में, तो ऐसा घोषित कर दिया गया था कि सतलज का जो पानी है उन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी हिसाब से ना ये कनाल बनाने की प्लान आया था, और कनाल बनाने के लिए सबसे पहले हरियाणा ने कुछ लैंड एक्विजिशन जो था वो काम पूरा कर दिया था। लगभग कुछ 214 किलोमीटर का ये कनाल बनाना था। तो मतलब हरियाणा ने काम पूरा कर दिया, लेकिन पंजाब जो है उस काम को टालता रहा। तो इस वजह से 1980 में हरियाणा ने कंप्लीट कर दिया। तो 2004 तक पंजाब ने ये काम कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को इस काम को कंप्लीट करने के लिए कहा। तो पंजाब ने ना इस काम को मतलब अपने ही सिरे से कैंसिल कर दिया, और जो कुछ भी अलॉटेड ज़मीन थी उसको भी मतलब वो कैंसिल कर दी, और साथ ही साथ खुद से ही अपने स्टेट में एक एक्ट पास कर दिया कि ये हम नहीं करने वाले ऐसे करके। तो अभी इसके खिलाफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसका रिजल्ट जो है वो अप्रैल 27 अभी इस महीने में आने वाला है जी। इस बार है ना जो हमारे जस्टिस है सीजीआई जो है खेर सर, उन्होंने एक काफ़ी मतलब एक बोल्ड स्टेप लिया है। उन्होंने क्या किया है कि जो हमारी ब्रिटिश काल से ना एक ऐसी जो लाइक रिचुअल थी कि जो गर्मियों की छुट्टी हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता था, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि हम ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स है, ये सतलज यमुना लिंक कनाल हो गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हमने कल देखा था उसके बारे में, और साथ ही साथ आधार एक्ट जो है उसके बारे में कोर्ट अभी इस साल गर्मियों में भी चालू रहेगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो। तो इसी के तहत इसका जो डिसीजन आने वाला है वो अप्रैल 27 को आएगा। तो इसके बारे में तो हमने बता दिया। देखिए यहाँ पे हरियाणा से पंजाब से हरियाणा, ये यमुना और यहाँ पे ये यमुना और कौन सी रिवर हमने कहा था, सतलज, इन दोनों रिवर्स को कनेक्ट करने का यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 214 किलोमीटर का है कैनल, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट HIV बिल एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा ये बताना है। The HIV and AIDS bill will bring legal accountability and establish a formal mechanism to probe discrimination against complaint against those who discriminate अगेंस्ट सच पीपल। मतलब अगर कोई भी HIV पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करता है तो इसके लिए लीगल चार्जेस जो है मतलब ऐसे कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा इस बिल के तहत प्रावधान बनाया गया है। तो मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी अभी बना दी गई है कि लीगल चार्जेस बनाए जाएंगे अगर कोई ऐसे HIV पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज देयर आर अप्रोक्सीमेटली 21 लाख पर्सन एस्टिमेटेड टू बी लिविंग विद HIV इन इंडिया। मतलब हमारे देश में जो HIV बाधित लोगों की संख्या जो है वो 21 लाख है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखिए कि मतलब ये 1 और 2 है। तो देखिए ये जो है ना वो अभी आई थिंक राज्यसभा या लोकसभा में दी हुई जो ये नंबर था, इसलिए हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया कि मतलब एक हमारा भी स्टेटमेंट भी हो जाएगा, और आपके लिए भी ये एक एग्जाम में यूज करने के लिए स्टैटिस्टिक हो जाएगा। तो ये बात तो सही है, और साथ ही साथ फर्स्ट जो है वो भी सही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को लीगली ऐसे बैन कर देता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एच आई वी और एड्स के जो पेशेंट है उनका ऐसा इसमें प्रावधान बनाया गया है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो हमारा आंसर है सी, दैट इज 1 और 2 करेक्ट। इसके बारे में एक न्यूज़ आई है, तो ये याद रखिए, इसका मतलब बिल का नाम 2014 है, HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2014। तो इसमें हमें सबसे पहले तो प्रोविजंस क्या क्या है, तो हमें HIV और एड्स को इसका एपिडेमिक जो है वो खत्म करना है बाय 2030, दैट इज हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत। नेक्स्ट इज हमने बताया कि 21 लाख जो है इसकी केसेस है, और बाकी जो है इसके प्रावधान देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, द प्रोविजन ऑफ द बिल सीक्स टू एड्रेस HIV रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम बाय ब्रिंगिंग लीगल अकाउंटेबिलिटी एंड एस्टैब्लिश फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स। मतलब कि एक अकाउंटेबिलिटी बनाना चाहता है ये जो बिल है वो, लीगल अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही साथ एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इंक्वायरी के लिए जो मतलब कंप्लेंट्स की जो आएगी कोई डिस्क्रिमिनेशन की, इसके लिए इंक्वायरी कौन करेगा, इसके लिए इसमें प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ क्या है कि अ पर्सन लिविंग विद एड्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनफेयरली। मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में, साथ ही प्रॉपर्टी जो रेंट करनी है उसमें, या फिर बाकी भी हेल्थ केयर सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इनमें से किसी भी बात में इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ इन्हीं बातों में, मतलब हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था कि जिसमें हमने कहा था कि बैंक लोन में डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा क्या, तो ये देखिए बैंक लोन के बारे में इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। सो मतलब हो सकता है कि बैंक लोन के बारे में इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो ठीक होगा। मतलब
इन बातों पे डिस्क्रिमिनेट करना नहीं चाहिए, ऐसा ये बिल में प्रावधान है। नेक्स्ट इज, ये तो हमने देख लिया हेल्थ केयर के बारे में भी, मतलब ऑब्वियस है ना कि हेल्थ केयर तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेंटल जो बिल आया था ना, उसकी वजह से डी डी डिक्रिमिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में मेरा वर्ड जो है वो मिक्स हो रहा है, सो उसका ध्यान रखिए अगर कहीं मैं गलती से बोल जाता हूँ तो। और यहाँ पे देखिए कि HIV जो हो अफेक्टेड पर्सन है, दैट इज पर्सन्स बिलो 18 एज, उनको राइट देता है कि ये कि राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड एंड एंजॉय द फैसिलिटीज ऑफ हाउस होल्ड। मतलब कोई अगर ये कोई इनके साथ रहता है तो ये सिर्फ इनको HIV है ये बोल के कोई इनके साथ रहना टाल नहीं सकता, ऐसा है। नेक्स्ट इज द बिल ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी इंडिविजुअल फ्रॉम पब्लिशिंग, इन्फॉर्मिंग और एडवोकेटिंग फीलिंग्स और हेट्रेड अगेंस्ट HIV पॉजिटिव पर्सन। मतलब ये भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई रह रहा है HIV अफेक्टेड पर्सन तो मैं उसके खिलाफ हेट्रेड फैलाऊं, ये बात भी जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग है, तो ये बात भी होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज नो पर्सन शैल बी कंप्लेंट टू डिस्क्लोज द हिज और हर स्टेटस। मतलब HIV है किसी को तो ऐसे मतलब ओपनली बताना नहीं है किसी को, और अगर बताना है तो सिर्फ उसके लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी और कुछ प्रावधान है जो मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पे एंटी रिट्रोवियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, जो तो ऑब्वियस है, जो हेल्थ केयर में हमने देख लिया। साथ ही साथ ये देखिए द बिल सजेस्ट दैट द केसेस रिलेटिंग टू HIV पॉजिटिव पर्सन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट एट प्रायोरिटी बेसिस। मतलब इनके बारे में जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन के केसेस है वो पहले प्रायोरिटी लेवल पे इन्हें सॉल्व किए जाने चाहिए, ऐसा भी प्रावधान है। तो हमने HIV जो बिल है वो अभी अच्छे से आई होप कवर कर लिया है आपने, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप ये आपको मतलब याद आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो फर्स्ट इज कि NGT जो है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब देखिए ये क्यों बनाया गया था, तो ये इतने सारे रीजन है, और कब बनाया गया था, तो एक्ट जो था NGT एक्ट 2010 उसके बाद ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब इसके तहत ये जो इनका जो काम करने का कुछ प्रोसीजर जो है NGT की, वो इसके तहत होनी चाहिए, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत होनी चाहिए, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इसका जो हेड प्रिंसिपल प्लेस जो है सिटिंग का ट्रिब्यूनल का वो है न्यू दिल्ली में, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो बात सही है, लेकिन सेकेंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मतलब कोई भी प्रोसीजरल मेथड से कोई भी बाउंड नहीं, ये इनके जो डिसीजन होनी चाहिए वो सिर्फ जस्टिस पे होनी चाहिए, ह्यूमन जस्टिस पे। तो इसका बी जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर है बी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। तो इसके बारे में ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो एक है श्री श्री रविशंकर, उन्होंने कुछ यमुना के यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स में कुछ आई थिंक कुछ प्रोग्राम लिया था, उसकी वजह से ना जो कुछ भी यमुना का मतलब अफेक्ट हुआ है यमुना को, उसको ठीक होने के लिए 10 साल लगेंगे और कुछ इतनी अमाउंट जो है वो लगेगी, ऐसा NGT ने कहा है। तो बाकी बातें देख लेते हैं, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 2010 में हमने देखा एक्ट बनाया गया था, इसके तहत ये बनाया गया था। साथ ही साथ ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है, मतलब बनाई भी क्यों गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस का जो मतलब काम है वो कम करने के लिए ये NGT बनाया गया था। एंड द ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर, बट इट हैज़ टू बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। और बाकी क्या है कि ये स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटेड टू डिस्पोज द केस जो है वो 6 महीने के भीतर इनको ख़त्म करनी है। और ये हमने देखा कि न्यू दिल्ली जो है ये इसका प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का, और साथ ही साथ भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये भी और 4 जगह है जहाँ पे NGT जो है वो होता है, ठीक है। मतलब NGT ट्रिब्यूनल की सिटिंग्स होती है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। अब देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, हमें ECI के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट इज द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 3 to 4 में इसके बारे में बताया गया है। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है, नेक्स्ट जो है वो भी इनकरेक्ट है। सो इसका आंसर जो है सी है, वो है 3, दैट इज डी, दैट इज ओनली 3, ठीक है। इसके बारे में कोई न्यूज़ थी कि जो अभी जानते हैं कि आप जो हमारा EVM मशीन जो है इसके बारे में कंटिन्यू कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज, कि कोई इसे हैक करके दिखाए, ठीक है। मतलब हाँ, बहुत ही ऐसे हैक करने के लिए अभी
खुद से इलेक्शन कमीशन ये कोई लोगों को चैलेंज कर रहा है, पार्टीज को। तो देखिए इलेक्शन कमीशन हमने बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये कब मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने से अडॉप्ट तो हो गया था, मतलब 26 जनवरी से पहले ही ये स्टार्ट बनाई गई थी, एस्टेब्लिश कर दी गई थी। और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से होता है, मतलब तीन तीन लोग तो होते हैं, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो जो है वो असिस्टेंट नहीं, मतलब सिर्फ इनको इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, लेकिन इनमें जो भी कोई डिसीजन होता है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से होता है। सो इस वजह से होता क्या है कि ऑल इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन, मतलब कोई भी डिसीजन होता है तो इक्वल डिसीजन होता है। साथ ही साथ ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इनका टेन्योर जो है वो फिक्स है, दैट इज 6 साल या फिर 65 एज, जो कोई भी पहले होता है। दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स अवेलेबल टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड द सीईसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट इनको निकाल सकते हैं ऐसा कहा था, लेकिन ये देखिए ये जो है कि सिर्फ इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिए ईसीआई के बारे में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी या फिर डब्ल्यूटीओ। तो ईओडीबी जो है वो रैंकिंग डिक्लेयर की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, आंसर है बी इसका। जी इसके बारे में कुछ न्यूज़ है कि आप तो जानते होंगे पिछले साल जब वर्ल्ड बैंक के जो हेड हमारे यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने कहा था कि 100 मिलियन का लोन्स इंडिया को देना है सोलर पावर पार्क्स के लिए। तो इसका फाइनल अप्रूवल अभी आ चुका है, तो हमने इस वजह से वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन बना दिया था। तो ये जो हमारा करंट रैंकिंग जो है उसके तहत न्यूजीलैंड टॉप पे है, पिछले साल सिंगापुर टॉप पे था। अभी हमारी जो रैंकिंग है इस साल की 2017 के अनुसार वो है 2016 के अनुसार वो है 130, पिछले साल वो थी 131, ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही रैंक का हमारे यहाँ पे इजाफा हुआ है। और वो क्यों हुआ है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पहली बात तो क्या है कि हमारे यहाँ पे है ना सिर्फ न्यू दिल्ली और मुंबई की ही जो मतलब सिटी जो है उनका ही सिर्फ रैंकिंग में जो बिजनेस के रिलेटेड जो इनकी सॉरी बिजनेस इंडेक्स रिलेटेड जो कोई भी इनका मतलब प्रावधान होते हैं ना, ये सिर्फ न्यू दिल्ली और मुंबई यहाँ से ही चेक किए गए। और बाकी जो हमारे नए जो कुछ भी जीएसटी बाकी बेनामी संपत्ति रिलेटेड जो कुछ भी कानून थे ना, उनके बारे में अभी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ये रैंकिंग बनाते वक्त मतलब विचार नहीं किया था इनकी वजह से। तो और साथ ही साथ इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हो सकता है कि अगली बार हमारा जो इंडिया का रैंक जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, ऐसा खुद वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे इंडियन पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है। सो फर्स्ट इज थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, नेक्स्ट इज बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, मतलब ये पीरियोडिक रिपोर्ट भेजते हैं। नेक्स्ट इज बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव्स टू इशू रिट्स, मतलब रिट इशू करके एग्जीक्यूटिव्स को कह के। नेक्स्ट इज थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्री, मतलब कंसल्टेटिव कमिटी जो होती है मिनिस्ट्री की, इनसे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल। तो इसका आंसर जो है वो है ए, दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटी के कमेटी की वजह से पार्लियामेंट जो है ये हमारे कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इसका आंसर है ए। तो आप तो जानते हैं कि बहुत सारी ढेर सारी कमेटी होती है हमारे पार्लियामेंट में, तो इसका आंसर है ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट जो है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड, तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री है ये हमें बताना है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के तहत। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नन ऑफ द अबाउ। तो इसका आंसर देखिए कि कृषि समझ के ये एग्रीकल्चर लग सकता है या फिर मौसम वगैरह इसके मतलब क्लाइमेट लग सकता है, लेकिन इसका आंसर है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सो आंसर है बी, ये याद रखिए, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये मैंने इसी के पीडीएफ से ही ये स्क्रीनशॉट निकाला था। इसके बारे में एक छोटी सी पीआईबी में न्यूज़ थी। तो देखिए ये जो है ना ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट, इट कम्स अंडर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन कोलैबोरेशन विथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है। इसमें क्या करते हैं, इज इशूइंग क्रॉप एंड लोकेशन स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर कम्युनिटी, मतलब फार्मर्स को बेनिफिट हो सके इसलिए ये सब लोग मिलके लोकेशन वाइज कुछ एडवाइजरीज भेजते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम
प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आंसर्स आप हमें कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिहू इज द चीफ फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ आसाम, ओडिशा, राजस्थान एंड केरला, तो इसका आंसर बताइए। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, नेक्स्ट इज बहिष्कृत भारत, थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ रुपी एंड लास्ट इज बंदी जीवन। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो हमें बताइए कमेंट्स में, दोनों के आंसर बताइए। सो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, हमने कुछ 12 क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो बताइए हमें इसके आंसर कमेंट में। और आई होप ये हमने अच्छे से कवर किया हो। आज थोड़ा सा मतलब मैं फंबल हो रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।